Hi viewers, welcome to Moshop. Today we are starting a new video on chemical coordination in plants. In the last chapter, which we discussed on photosynthesis, any questions on that, please email or you can ask in the, uh, uh, I mean, comment box. Then I can answer to you. Otherwise, we are going to the next chapter. Okay, that is chemical coordination in plants. तो बिफोर आई स्टार्ट रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सभी व्यूअर्स को प्लीज आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी रिंग कर लीजिए ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है किसी भी चैप्टर पे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए, नहीं तो ईमेल में भी भेज सकते हैं, दैट इज kasturi74@gmail.com, KASTURI kasturi74@gmail.com। तो हम लोग इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा मेडिटेशन करके, जैसे हर रोज करते हैं हम लोग, तो ऐसे ही करेंगे स्टार्ट करने से पहले, ताकि इस चैप्टर के पढ़ाने के शुरुआत से ही, पढ़ने से शुरुआत से ही हमें कंसंट्रेशन आ जाए और समझ में आ जाए कि चैप्टर किस बारे में है। मेडिटेशन एक ऐसी दवा है जिससे आपका माइंड हल्का हो जाएगा और आपको कुछ भी, कोई भी काम करें तो वो अच्छी तरह से कंसंट्रेट होके कर सकते हैं। एकाग्र करने का एक अच्छी सी दवा है मेडिटेशन। ठीक है, तो हम लोग भी एक शुरुआत करते हैं छोटा सा मेडिटेशन से। ओके, तो इसके लिए हम अपने सांसों के ऊपर ध्यान देंगे। जैसे सांस लेते जाते हैं तो इसी तरह उसी ऊपर ध्यान देंगे कि किस तरह हम सांस को अंदर ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। ठीक है, हमारा पेट जैसे सांस लेते लेते फूलता जाता है और जैसे ही हम इसको रिलीज कर रहे हैं तो हमारे सांसों के साथ साथ हमारा पेट भी अंदर जा रही है, सांस बाहर जा रही है और पेट भी अंदर जा रही है। ठीक है, तो ये करते करते हम सोचेंगे कि जैसे ही हम सांस ले रहे हैं तो हम सारा पॉजिटिव वाइब्रेशन ले रहे हैं, बाहर से जितना भी पॉजिटिविटी है सब कुछ अंदर ले रहे हैं। और जो छोड़ रहे हैं साथ के साथ साथ, वो छोड़ेंगे हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है, जो बोझ है, जो दुख है, जो कष्ट है, वो सारा निकल जा रहा है। इससे हमारा माइंड पूरा रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं सांस लेने के साथ साथ। पॉजिटिव वाइब्रेशन सब अंदर जा रही है और नेगेटिव वाइब्रेशन सारा रिलीज हो जाएगा। और इस बार ऐसे आप लोग अगर 10 बार करें ना तो सचमुच माइंड बहुत रिलैक्स हो जाएगा। और इसके बाद आप कोई भी काम कीजिए, पढ़ाई हो, कोई भी माइंड का काम कीजिएगा ना, तो बहुत रिलैक्स होकर कर पाएंगे और वो जल्दी हो जाएगा क्योंकि आपका माइंड तब तक एकाग्रचित हो जाएगा। ठीक है, तो हम यही समझ के, यही सोच के करते हैं कि हमारे माइंड पूरा रिलैक्स हो चुका है, एकदम शांत माइंड से हम ये नया चैप्टर अपने दिमाग में प्रिंट कर लेंगे, ताकि जहां जहां जो भी चीज याद याद करने की या फिर यूज करने की जरूरत हो तो हम उसको यूज कर पाए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो मतलब क्या है? केमिकली प्लांट के अंदर जो
एक कोऑर्डिनेशन होता है प्लांट का सिस्टम्स को चलाने के लिए। जो केमिकल जो अंदर है प्लांट्स में, तो उसका जो तालमेल होता है, तो उसी को हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट के अंदर, उसको वो सब केमिकल्स है क्या, वो सब केमिकल्स है हॉर्मोन्स या फिर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जिसको हम लोग कहते हैं। जैसे हमारे में हॉर्मोन्स रहता है ना, तो इसी तरह प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये 5 तरह का होता है। ये है ऑक्सिन्स, गिबरलिन्स, साइटोकाइनिन्स, इथिलीन और एब्सिसिक एसिड। ठीक है, ABA उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में एक एक चीज के, एक एक हार्मोन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके साथ साथ इसका एक एक फंक्शन कभी भी जानेंगे चैप्टर में डिटेल से जब जाएंगे। फिर हम देखेंगे कि लाइट के साथ प्लांट का क्या रिलेशन है। ठीक है, और इसके बाद देखेंगे कि लाइट के चलते, सिर्फ लाइट नहीं और कुछ भी जो नेचर है, प्रकृति जिसको बोलते हैं, तो उसके साथ साथ प्लांट का क्या रिलेशन है। जैसे कि लाइट तो एक हुआ, फिर अर्थ मतलब मिट्टी की तरफ, मिट्टी से प्लांट का क्या रिलेशन, फिर वाटर के साथ। ठीक है, फिर थिकमोट्रोपिज्म एक है, वहां पे देखेंगे कि कैसे, और एक प्रकृति के साथ उनका क्या रिलेशन है, केमिकल के साथ क्या रिलेशन है, ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसके पहले सबसे पहले हम लोग आते हैं ग्रोथ। तो ग्रोथ मतलब क्या हो गया, एक इरिवर्सिबल चेंज है जहां पे सेल और टिश्यू और एक ऑर्गेनिज्म में बढ़ता है, डेवलपमेंट होता है, स्ट्रक्चर में और सेल में डेवलपमेंट होता है अंदर, जिसको इरिवर्सिबल होता है। कभी ग्रोथ हो जाता है तो उसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते। कोई अगर एनिमल्स में भी देखे कि अगर कोई बढ़ जाता है, लंबा हो जाता है, तो क्या उसको घटा सकते हैं, क्या उसको छोटा कर सकते हैं, नहीं ना। तो ये होता है ग्रोथ। तो ये इरिवर्सिबल चेंज है इन द स्ट्रक्चर एंड और डेवलपमेंट ऑफ अ सेल। तो डेवलपमेंट ऑफ द सेल मतलब ही इसका स्ट्रक्चर में भी आएगा और इसके अंदर इंटरनल पार्ट में भी आएगा। ठीक है, टिश्यूज में और ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, so it is the result of an excess anabolic activity over catabolic process. तो anabolic मतलब construction और catabolic मतलब destruction। तो destruction के ऊपर अगर anabolic मतलब construction ज्यादा हो, तो ये excess हो, तो ही ये growth होता है। ठीक है, anabolic process increases protoplasm। जब कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो क्या हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म बढ़ेगा, whereas catabolism activity simultaneously decreases organic protoplasm। ठीक है, तो वो डिस्ट्रक्शन होता है मतलब वो घटाएगा ना, और जब एनाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है तो वो इंक्रीज करेगा प्रोटोप्लाज्म को। तो अगर एनाबॉलिज्म बढ़ जाता है कैटाबॉलिज्म से, तो क्या हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म बढ़ेगा मतलब ग्रोथ होगा सेल का। ठीक है, डेवलपमेंट होगी। So long as anabolic proceeds in excess of catabolism, the synthesis of protoplasm and of cell wall materials outweighs their destruction and growth। यही बात आती है कि एनाबॉलिज्म जब तक एक्सेस हो रहा है कैटाबॉलिज्म से, तो प्रोटोप्लाज्म सिंथेसिस हो रहा है, और सेल वॉल में मटेरियल्स जमा होना, जो कि डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, डिस्ट्रक्शन से ज्यादा हो रहा है, जमा हो, तो ग्रोथ हो जा रहा है। ठीक है, इन प्लांट्स जैसे हम लोग देखते हैं ना कि एक आदमी जो बहुत खाता है, ठीक है, बहुत खा रहा है, खाने के बाद क्या हो जाता है, उसको एक्सरसाइज नहीं करता है, तो उसको बर्न नहीं हो रहा है, जो खाना खा रहा है वो बर्न नहीं हो रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो इसी तरह ऐसी ग्रोथ में होता है, वो भी एक ग्रोथ ही है ना। तो इसी में भी प्लांट के भी हम लोग इसी का ही देखेंगे, कैटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है ज्यादा, उससे ज्यादा क्या हो रहा है, एनाबॉलिज्म, तो क्या हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा। ठीक है, in plants growth is localized in the lateral and the apical meristem। प्लांट में कहाँ कहाँ होता है ग्रोथ, ना लैटरल
and apical meristers and occurs throughout the life of the plant. प्लांट में एक ही चीज है कि जो ग्रोथ होता है वो सारा जीवन इसका ग्रोथ होता है, लेकिन एनिमल्स में क्या होता है, कुछ देर के बाद, कुछ उम्र के बाद ये बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, ग्रो नहीं कर पाता। लेकिन प्लांट्स में हम लोग देखते हैं कि एक छोटा सा प्लांट वो बढ़ता ही जाता है, वो ट्रीज कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी उम्र हो जाए, वो ग्रो करता ही रहता है, ब्रांचेस निकलता ही रहता है, उसका हाइट बढ़ता ही रहता है। ठीक है, लेकिन इसमें एनिमल्स के क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है केस में। ठीक है, in animals all cells are capable of dividing and growth in proportionate and determinate, that is stops after maturation। जैसे आपने हमने कहा ना कि एनिमल्स में क्या होता है, कुछ देर के बाद ये बंद हो जाते हैं, प्रोपोर्शनेट वे से ये प्रोपोर्शनेट वे से ये ग्रोथ होता है, और कुछ देर के बाद आफ्टर मैच्योरेशन के बाद वो स्टॉप हो जाता है, ग्रोथ नहीं होता है। बट बॉडी सेल्स आर रिप्लेस्ड पीरियडिक। क्यों, लेकिन क्या होता है एनिमल्स में, कहीं पे भी बॉडी सेल्स जो है ना वो रिपेयर करते ही जाता है, कुछ इंजरी होता है या फिर स्किन जैसा हम लोग देखते हैं ना कि जैसे ड्राई सीजन में, जैसे विंटर सीजन में क्या देखेंगे कि स्किन का लेयर कुछ निकल जा रहा है, तो उसके उसके ऊपर नया सेल्स फिल आते जाता है। जैसे नाखून हम लोग देखेंगे तो नाखून बढ़ता है, फिर हम लोग काट देते हैं, फिर बढ़ता है, तो क्या होता है, नया सेल्स उसमें रिप्लेस होते जाता है। ठीक है, तो ये बॉडी सेल्स में भी ऐसा होता है कि रिप्लेस होते जाता है, ग्रोथ नहीं हो लेकिन रिप्लेसिंग होते जाता है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग प्लांट हॉर्मोन्स, और जिसको हम लोग कहते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये एक केमिकल मैसेंजर है, ये एक क्या है, केमिकल मैसेंजर दैट आर प्रोड्यूस्ड इन वन पार्ट ऑफ द प्लांट एंड हैव अ physiological effect on a target tissue that may be distant from the site of production। तो क्या होता है, ये एक केमिकल मैसेंजर है जो कि एक पार्ट पे इसको क्रिएट किया जाता है, इसको बनाया जाता है, और इसको फिजियोलॉजिकल इफेक्ट कहाँ पे होता है, दूसरी जगह पे, टारगेट ऑर्गन पे, बहुत वो साइट ऑफ प्रोडक्शन से दूर रहता है। ठीक है, दीज इन्फ्लुएंस द प्लांट ग्रोथ एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, ये प्लांट ग्रोथ में और रिस्पॉन्स में ये इन्फ्लुएंस करता है, इसको प्रभावित करता है। ठीक है, तो दे आर 5 मेन टाइप्स। कौन सा, ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड। ठीक है, ऑल्सो नोन एज फाइटो हॉर्मोन्स, इसको फाइटो हॉर्मोन्स भी बोला जाता है। दे रेगुलेट प्लांट ग्रोथ। क्या करता है, ये प्लांट ग्रोथ को रेगुलेट करता है। दे आर प्रोड्यूस्ड विद इन द प्लांट इन एक्सट्रीमली लो कंसेंट्रेशन, बहुत ही कम कंसेंट्रेशन में ये प्लांट के अंदर ही प्रोडक्शन होती है। ईच प्लांट सेल इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग हॉर्मोन्स दो दे डू नॉट हैव एनी ग्लैंड। जैसे हम एनिमल्स में ग्लैंड्स रहता है, उसके अंदर ही हॉर्मोन्स बनता है, लेकिन प्लांट्स में कोई ग्लैंड्स नहीं है, फिर भी ये हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, vascular tissues like xylem and phloem are used to move these hormones from one part of the plant to another। तो वैस्कुलर टिश्यूज जो होता है ना, जाइलम फ्लोएम हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, तो वो सारा ये हॉर्मोन्स को ले जाता है एक पार्ट ऑफ द प्लांट से दूसरे पार्ट, मतलब जहां प्रोडक्शन होता है वहां से दूसरी तरफ जहां पे टारगेट ऑर्गन है वहां पे लेके जाता है। हॉर्मोन्स regulate cellular process in targeted cells and determine the formation of flowers, stems, leaves, shedding of the leaves, development and ripening of the fruits। तो हॉर्मोन्स क्या क्या करता है, सेल प्रोसेस को रेगुलेट करता है इन टारगेटेड सेल्स, जहां पे जो सेल्स में ये मतलब टारगेट है इस हार्मोन का, मतलब जिस सेल के ऊपर ही ये काम कर सकता है, उसी सेलुलर प्रोसेस को बढ़ाता है, रेगुलेट कर, नॉट सिर्फ बढ़ाता है, इसको रेगुलेट करता है। और डिटरमाइन द फॉर्मेशन, और क्या 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 ये तैयार करता है, डिटरमाइन द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर्स, स्टेम्स, लीव्स, कहाँ पे शेडिंग ऑफ द लीव्स होगा, कहाँ पे डेवलपमेंट होगा और राइपनिंग होगा ऑफ द फ्रूट, ये सब कंट्रोल में करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, हॉर्मोन्स शेप द प्लांट एंड अफेक्टिंग सीड ग्रोथ, टाइम for flowering, the sex of the flowers, senescence of the leaves and fruits।
मतलब हॉर्मोन्स क्या क्या करता है, और इसको ये प्लांट को शेप दे सकता है, सीड ग्रोथ को अफेक्ट कर सकता है, फ्लावरिंग कब होगा इसका टाइमिंग सेट करता है, फ्लावर्स का सेक्स क्या होगा, ये यूनिसेलुलर होगा या फिर मल्टी सेलुलर होगा या फिर फीमेल होगा या मेल होगा, ये सारा हॉर्मोन्स डिटरमाइन करता है। यहाँ तक कि इसका एजिंग, लीव्स और फ्रूट्स का कब इसका राइपनिंग होगा, कितना जल्दी इसका राइपनिंग होगा, ये भी कंट्रोल करता है हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस द ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स। मतलब ये फाइटोट्रॉपिक होगा या जियोट्रॉपिक होगा या हाइड्रोट्रॉपिक, इसका मूवमेंट भी हॉर्मोन्स ही रेगुलेट करती है, प्लांट किस तरफ जाएगा। प्लांट कोई हाइड्रोट्रॉपिक प्लांट होगा तो वो पानी के तरफ जाएगा या फिर पानी से विपरीत दिख से विपरीत साइड में जाएगा, ये भी हॉर्मोन डिटरमाइन करती है। therefore plant hormones influence the growth, development and differentiation of cells and tissues। ठीक है, तो प्लांट के हॉर्मोन्स क्या करता है, ग्रोथ करता है, डेवलपमेंट करता है और सेल्स और टिश्यूज के डिफ्रेंशिएट करता है, कौन सा सेल्स किस काल में आएगा। फिर आते हैं पहला हार्मोन ऑक्सिन। द टर्म ऑक्सिन इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ऑक्सिन। ये ग्रीक वर्ड है एक ऑक्सिन, उससे ये ऑक्सिन वर्ड आया है, जिसका मतलब है ग्रोथ। ठीक है, compounds are generally considered auxins if they have the ability to induce cell elongation in stems and otherwise resemble indole acetic acid, that is IAA, the first auxin isolated in physiological activity। तो क्या होता है, ये जो कंपाउंड है ऑक्सिन कब बोला जाता है, जबकि देखा जाए कि ये जो कंपाउंड निकला इसको अगर इंड्यूस किया गया सेल में तो इस सेल को इलोंगेट करता है, स्टेम्स में इलोंगेट करता है, मतलब सेल जो स्टेम का है पोर्शन है उसको बढ़ा देता है। एंड अदरवाइज रिजेंबल इंडोल एसिटिक एसिड, और इसका जो कंपाउंड वो इंडोल एसिटिक एसिड जो होता है, जो बनाया गया था फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी से, तो वो देखा गया कि अगर इसको रिजेंबल करता है, इसको सिमिलर इससे सिमिलर है तो वो इसको ऑक्सिन कहा जाता है। द ऑक्सिन इज फॉर्म्ड इन द एपिकल मेरिस्टम ऑफ द रूट स्टेम एंड लीफ। जहाँ पे एपिकल मेरिस्टम है, एपेक्स में, जहाँ पे रूट टिप, स्टेम टिप, लीव्स के टिप, यहाँ पे जहाँ पे ये बनता है, एंड द मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसलोकेटेड टू द रीजन ऑफ इलोंगेशन बाय डिफ्यूजन। जहां जहां पे इसका इलोंगेशन होना चाहिए, जैसे कि स्टेम में बढ़ना, रूट्स में जैसे बढ़ता है ना, तो वहां पे इसको टारगेट ऑर्गन बोल के लेके जाया जाता है। बाय कहाँ से, बाय डिफ्यूजन। ठीक है, तो पहले वो बनता है एपिकल मेरिस्टम में और वहां पे इसको लेके जाया जाता है जहां पे ये बढ़ सकता है, जहाँ पोर्शन जो पोर्शन इसका बढ़ेगा ऐसा जगह पे लेके जाया जाता है। In intact plants, the maximum oxygen is prepared at the stem tips। तो intact plants में maximum जो ऑक्सीजन प्रिपेयर होता है स्टेम टिप में। ऑक्सीजन अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन इज सिग्निफिकेंट इन द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन बनाने के लिए एक अमाइनो एसिड है ट्रिप्टोफैन, इसको सिग्निफाई किया गया है कि ये बना सकता है ऑक्सीजन को। द ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑक्सीजन इज पोलर, that is from the apex to the direction away from the apex, that is precipital। तो ऑक्सिन को जब बनता है तो एपेक्स में बनता है ना, एपिकल मेरिस्टम में, तो वहां से इसको इसका लेके जाया जाता है डायरेक्शन अवे फ्रॉम द एपेक्स, एपेक्स से दूर लेके जाता है, प्रेसिपिटल में जाया जाता है, तो इसको बोलते हैं पोलार रीजन बोला जाता है। ठीक है, their concentration progressively decreases with the distance from the apex। तो इसका जो concentration है progressively जैसे दूर जाता है एपेक्स से, तो इसका concentration भी कम होते जाता है, जितना एपेक्स से दूर जाएगा उसका concentration भी उतना कम होते जाएगा। In a green plant, the highest concentration of oxygen is found in the apical bud। जो एपिकल बर्ड होता है ना, उसका वहां पे इसका concentration ज्यादा रहता है। अपर स्टेम, यंग लीव्स, इसमें ज्यादा रहता है कॉन्सेंट्रेशन, और जो ओल्डर पोर्शन आएगा एक्सेल बर्ड
फिर एपिक लोअर स्टेम्स, फिर ओल्डर लीव्स जहाँ पे आता है तो वहां पे कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। ऑक्सिन्स आर नॉन स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। ऑक्सिन नॉन स्पेसिफिक हो जाता है एक्शन, देयर एक्शन में, मतलब क्या एक्शन करता है इसमें थोड़ा स्पेसिफिकेशन नहीं है। द सेम ऑक्सिन विच इन्फ्लुएंस ग्रोथ फिनोमेनन इन वन स्पीसीज वुड बी द सेम इन would do the same in other species। तो एक स्पीसी में अगर वो ग्रोथ बनता है, बनाता है, ग्रोथ करता है, तो वो दूसरे स्पीसीज में भी देखा जाता है कि उसमें ग्रोथ कराता है, दूसरे स्पीसीज में भी ऐसा देखा जाता है। तो देखते हैं कि सेल इलोंगेशन लीडिंग टू ग्रोथ, मेंटेनिंग एपिकल डोमिनेंस एंड कंट्रोलिंग ग्रेविट्रोपिज्म and are considered the principal functions of auxin। तो ऑक्सिन सेल इलोंगेशन तो है जिसको जो ग्रोथ लाता है, फिर मेंटेनिंग एपिकल डोमिनेंस, एपिकल जो डोमिनेंस है, एपेक्स का जो डोमिनेंस है कि एपेक्स बढ़ता है तो वो जो डोमिनेंट एक है तो वो भी इसको मेंटेन करता है। ग्रेविट्रोपिज्म मतलब ग्रेविटेशन की तरफ जाना, इसको भी कंट्रोल करता है कौन, ऑक्सिन। ठीक है, प्रिंसिपल फंक्शन है इसका। और फिर मेरिस्टम्स आर यंग टिश्यूज और ग्रुप ऑफ सेल्स दैट रिटेन द पोटेंशियल टू डिवाइड। तो हम लोग जानते हैं कि मेरिस्टम जो यंग टिश्यूज में रहता है और जो ग्रुप ऑफ सेल्स है जो डिवाइड करना चाहता है उसी को हम लोग एपिकल मेरिस्टम बोलते हैं। एट द टिप में जो रहता है, शूट में, रूट में, और वो प्राइमरी ग्रोथ में काम में आता है, वहीं पे बनता है ये ऑक्सिन्स। ठीक है, फिर ऑक्सिन्स का फंक्शन हम लोग आएंगे। ऑक्सिन्स इनिशिएट एंड प्रोमोट सेल डिवीजन इन सिनर्जिज्म विद साइटोकाइन। तो साइटोकाइन्स के साथ मिलके ऑक्सिन क्या बनाता है, सेल डिवाइड करता है, प्रोमोट करता है, इनिशिएट करता है और प्रोमोट भी करता है। ठीक है, दे प्रोमोट सेल इलोंगेशन, सेल एनलार्जमेंट ड्यूरिंग द ग्रोथ प्रोसेस। तो क्या क्या करता है, एक सेल डिवीजन में काम करता है, इनिशिएट और प्रोमोशन। फिर एक प्रोमोट करता है सेल इलोंगेट करने में, सेल एनलार्जमेंट बढ़ाने में, लंबाई में और चौड़ाई में भी बढ़ता है। ऑक्सिन्स प्रेजेंट इन द टर्मिनल बर्ड्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहिबिटिंग द डेवलपमेंट ऑफ लैटरल बर्ड्स। तो टर्मिनल बर्ड्स में जब ऑक्सिन रहता है ना तो वो लैटरल बर्ड्स को डेवलप नहीं करने देता है, इनहिबिट करता है उसका डेवलपमेंट। दे कंट्रोल जियोट्रॉपिक बिहेवियर ऑफ द रूट एंड शूट इन द फ्लावर्स। तो जो ये ऑक्सिन है वो कंट्रोल करता है रूट और शूट का जियोट्रॉपिज्म, मतलब रूट को नीचे जाने देता है, नीचे तरफ, अर्थ की तरफ, टुवर्ड्स द ग्रेविटी, और शूट को अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो इसको कंट्रोल करता है कौन, ऑक्सिन। ठीक है, दे in turn need a higher quantity of auxin for growth। ठीक है, तो इसके लिए ज्यादा ऑक्सिन चाहिए होता है शूट्स को ना, द स्टेम्स को ज्यादा ऑक्सिन होता है क्योंकि उसको अगेंस्ट द ग्रेविटी जाना पड़ता है। देयरफॉर accumulation of oxygen on the lower side causes a higher rate of growth at on that side। This accounts for upward curvature। तो क्या हो जाता है, जहां पे ऑक्सिन नीचे की तरफ अगर एक्यूमुलेशन हो गया ना ज्यादा पे, तो वहां क्या होता है, बढ़ जाता है ग्रोथ, और उसके चलते क्या होता है, अपवर्ड एक ऐसा कर्वेचर आ जाता है। ठीक है, इसमें एक कर्वेचर आ जाता है, ऐसे कर्वेचर गोलाकार का एक तो कर्वेचर आ जाता है। ठीक है, सी टाइप बन जाता है। द रूट नीड्स अ लेसर क्वांटिटी ऑफ ऑक्सिन एंड फॉर द ग्रोथ। तो ग्रोथ में जैसे वो जियोट्रॉपिक है, वो नीचे की तरफ जाता है, तो उसमें क्या होता है, ऑक्सिन कम लगता है। Therefore, the accumulation of oxygen on the lower side has a retarding effect। तो जैसे accumulate करता है लोअर साइड में, अगर ऑक्सिन accumulate करेगा तो उसमें कम ग्रोथ होगा। स्टेम्स में अगर एक्यूमुलेट करता है तो उसमें ज्यादा ग्रोथ आएगा, लेकिन जैसे रूट्स में अगर एक्यूमुलेट करता है उसमें ग्रोथ कम आएगा। अकाउंट फॉर डाउनवर्ड कर्व। तो उसको लिए वो कर्वेचर होता है डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जाएगा। इट प्रोमोट्स पार्थेनोकार्पिक डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट्स। तो फिर फ्रूट्स में पकने की तरह उसका डेवलपमेंट ले आता है। फिर इट प्रमोट्स रिप्रोडक्टिव प्रोसेस लाइक पोलन ग्रेन जर्मिनेशन, फ्लावरिंग, फ्रूट डेवलपमेंट एक्सेट्रा। तो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में भी ये काम में लाता है, जैसे पोलन ग्रेन को जर्मिनेट करना,
फिर फ्लावरिंग, फ्रूट डेवलपमेंट एक्सेट्रा। ठीक है। फिर इट हेल्प्स इन रूट इनिशिएशन ऑफ द स्टेम कटिंग्स व्हिच इज यूजफुल टू हॉर्टिकल्चर। तो अगर हॉर्टिकल्चर में देखें ना तो वहां पे रूट कटिंग्स किया जाता है, तो उसमें से फिर रूट ग्रो किया जाता है, तो उसमें भी ये काम में आता है। इट डिलेज फॉर्मेशन ऑफ एब्सिशन लेयर which is responsible of the fall of the leaves and fruits। तो लीव्स और फ्रूट्स को पक जाने के बाद वो झड़ जाता है ना, पक भी नहीं जाता, अगर सूख भी जाता है तो वो भी गिर जाता है, तो उसमें ये एब्सेशन लेयर फॉर्म कर जाता है पहले, वो गिरने से पहले, तो उसको फॉर्मेशन करने में ये डिले कर देता है ताकि ये न झड़े, न गिर जाए। ठीक है। तो thus pre-harvest fruit fall in plants like apples and pears is prevented। तो पहले से हार्वेस्टिंग के पहले ये एप्पल और पेयर गिर ना जाए, इसके लिए इसमें ऑक्सीजन दिया जाता है, आर्टिफिशियली भी कभी कभी दिया जाता है। ठीक है। एब्सेशन मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड इन द बाय द लीफ, एज द लीफ एजेस द ऑक्सीजन प्रोडक्शन स्लोज एंड एब्सेशन लेयर फॉर्म्स। ठीक है। तो ऑक्सीजन में क्या होता है, अगर प्रोड्यूस लीफ में प्रोडक्शन होता है तो लीफ का एज जब बढ़ता है तो ऑक्सीजन प्रोडक्शन स्लो हो जाता है, जैसे लीफ एज बढ़ता है तो ऑक्सीजन प्रोडक्शन स्लो हो जाता है, और क्या हो जाता है, इसका एब्सिशन लेयर फॉर्म करने लगता है, तब क्या हो जाता है, लीफ फॉल कर जाता है, लीफ स्टॉक से वो छूट जाता है। तो जैसे दिखा जाता है, इधर देखिए कि देखिए ये रूट का टिप है, एक्सेस ऑक्सीजन बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये रूट का टिप है, ये स्टेम का टिप है। तो देखा जाता है कि यहाँ पे रूट टिप में लेस ग्रोथ होता है, लेकिन जब स्टेम टिप में रहता है तो ये अपवर्ड ज्यादा ग्रोथ आता है, इसीलिए ज्यादा ग्रोथ होने से ये अपवर्ड कर्वेचर हो गया, और लेस ग्रोथ होता है बोल के ये डाउनवर्ड कर्वेचर नीचे चला जाता है। ठीक है। ऐसा कि ये ऊपर की तरफ जाता है रूट स्टेम, और नीचे रहता है तो ये नीचे की तरफ चला जाता है, कर्वेचर ऐसा बनता है। ठीक है। ये देखा जाता है कि रूट ग्रोथ स्टिमुलेशन बाय द ऑक्सीजन स्टेम कटिंग। ठीक है। कैसे रूट स्टेम कटिंग कर दिया जाता है तो फिर ऑक्सीजन डाला जाता है, फिर यह नीचे की तरफ जाता है, यहाँ पे भी रूट इलोंगेशन किया जाता है अगर, तो इसमें भी ऑक्सीजन दिया गया तो नीचे इलोंगेट करता है, कैसे ये बढ़ता है। तो ऑक्सीजन कहाँ पे रहता है, ये एपिकल में, रूट एपिकल पोर्शन में रहता है, एपेक्स से, तो ये इलोंगेट करता है रूट को। ठीक है। फिर आता है ये स्कार्स, जैसे हम लोग देखते हैं ना, तो इस स्कार्स में क्या होता है, एब्सिशन लेयर बन जाता है, पहले ये नहीं रहता है वो, जैसे एजिंग बढ़ता है ना, ये पिक्चर कट कर गया है थोड़ा, बनता है ना, तो ये एब्सिशन लेयर जैसे ये ऑक्सीजन बंद हो जाता है, कम हो जाता है कॉन्सेंट्रेशन, तो एब्सिशन लेयर बन जाता है और स्कार से ये छूट जाता है। ये पिक्चर मैं दूसरी वीडियो में और एक अच्छी तरह से भेज दूंगी, यहाँ पे भी थोड़ा सा ब्लर्ड इमेज भी आया है। ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे देखते हैं कि ये जो पिक्चर है नेक्स्ट वाला, तो इसको भी देखते हैं कि एपिकल मेरिस्टेम में ये रहता है, और ये क्या होता है, मीडियम से लॉन्गिट्यूडनल चारों तरफ से ये बढ़ता जाता है। स्टेम एपेक्स इसका मीडियम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में दिखा रहा है, और रूट एपेक्स में दिखाएगा तो इसमें भी इधर नीचे बढ़ेगा, ये ऊपर बढ़ेगा। ठीक है? तो ये रहा अच्छा, ये अभी दिखा रहा है, देखिए। ठीक है। तो ये आ गया पिक्चर, रूट अपेक्स के मीडियम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में जा रहा है, ये ऊपर में जा रहा है, ये होता है, ऐसे रहता है इसका, तो एब्सिशन लेयर बनने से ये स्कार्स बन जाता है, और फिर ये टूट ही जाता है यहाँ से। ठीक है। अब आ रहा है पिक्चर, वो ब्रेक कर गया था ज्यादा बड़ा करने से। तो इन केस ऑफ स्ट्रॉबेरी डेवलपमेंट हम लोग देखेंगे कि एक्नीज प्रोड्यूस्ड ऑक्सीजन, तो स्ट्रॉबेरी में जो एक्नी रहता है ना वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, और हम लोग देखेंगे अगर वो एक्नी हम लोग रिमूव कर देंगे ना तो स्ट्रॉबेरी में डेवलपमेंट नहीं आता है, और फिर ऑक्सीजन डाला जाता है तो फिर डेवलपमेंट चलना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो ऑक्सीजन के बारे में हम लोग जाने हैं आज।
और उसके बाद उसके पहले हम लोग जाने कि हॉर्मोन्स क्या होती है, प्लांट हॉर्मोन्स कहाँ पे बनता है, ये सब बारे में हम लोग जान चुके हैं। नेक्स्ट दिन हम लोग डिस्कस करेंगे गिबरेलिंस के बारे में। ठीक है, तो तब तक आप पढ़ते रहिए और अ, तब तक अपने आप को अपडेटेड करते रहिए। जहाँ भी कहीं पे आपको डिफिकल्टी आ रही है, कोई भी क्वेश्चन कोई भी चैप्टर से, तो आप प्लीज आप बेझिझक इस पे कमेंट बॉक्स में डालिए या फिर ईमेल आईडी में भेजिए, तो हम इसका आंसर जरूर देंगे। ओके, ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।